एक बेहद प्रतिभाशाली नौजवान जो महज 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बन गया। एक प्रोफेसर जिसे अपनी विद्वता के चलते अचानक राजनयिक पद की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। एक राजनयिक जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित किया। राज्यसभा का वह सबसे कुशल सभापति जिसकी एक युक्ति से चाहे पक्ष चाहे विपक्ष हर सांसद चुप हो जाया करता था। देश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसने 2 प्रधानमंत्रियों की मौत देखी, 2 युद्ध देखे और 2 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को शपथ दिलाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बालोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो न केवल शिक्षक थे, शिक्षक होते हुए उन्होंने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ अतीत में चलिए। सन 1921 मैसूर का प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज के बाहर छात्र एक बग्गी को फूलों से सजा रहे हैं। वो ऐसा कर तो रहे हैं परंतु बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनका प्रिय अध्यापक उन्हें छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा है। भाषण और मिलन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जब राधा कृष्णन ने फूलों से सजी इस बग्गी को देखा तो वो थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि सजी हुई उस बग्गी में घोड़े नहीं है, घोड़े की जगह छात्र स्वयं जो उसमें लगे हुए थे। उन छात्रों ने उस सजी हुई बग्गी को खींचकर मैसूर के रेलवे स्टेशन तक ले गए। लोगों ने इस लोकप्रिय अध्यापक की इस विदाई को देखा तो उसे प्रणाम किया और उसका स्वागत किया। कौन था ये इतना लोकप्रिय अध्यापक? कौन था ये युवा अध्यापक जो इतना लोकप्रिय था? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं खूबियों के कारण इनके जन्म दिवस को आज सभी लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विदाई से 5 वर्ष आगे चलते हैं। साल 1926 अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की एक कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पहुंचे। अब तक अमेरिका के लोग शायद स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक दौरा भूल चुके थे, क्योंकि उसे 34 वर्ष हो चुके थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब पश्चिम में भारतीय दर्शन को समझाना शुरू किया तब उन्हें 3 बातें याद आई। अव्वल तो स्वामी विवेकानंद, भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद के देश से आया ये एक नौजवान, एक दार्शनिक, एक महान पुरोधा। अगले दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस प्रस्फुटन की सुर्खियां अमेरिकी अखबार से भरी पड़ी थी। साल 1926 में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी एक किताब प्रकाशित हुई जो थी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसके 3 साल बाद इनकी एक और किताब आई, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। इन दोनों किताबों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। फिर 1937 में इनके साहित्यिक क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब यहीं से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षणिक जीवन शुरू होता है। बतौर 40 सालों तक उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा की, कभी शिक्षक के रूप में, कभी प्रोफेसर के रूप में, कभी चांसलर के रूप में, कभी प्रिंसिपल के रूप में। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने नौकरी छोड़कर वह महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर BHU के प्रिंसिपल बनने वो भारत आए थे। यहीं से अब उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। नेहरू के संपर्क में आते हैं, कांग्रेस के संपर्क में आए, आज़ादी के आंदोलन के संपर्क में आए और 40 के दशक में बनी सप्रू कमेटी में इनको रखा गया, जो उस समय नए देश के संविधान के निर्माण के मसौदों को देख रही थी और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के झगड़ों को भी देख रही थी। संविधान सभा बनी, संविधान सभा के ये सदस्य बने और यहीं से वे बतौर राजनयिक मास्को भेजे गए थे और मास्को से लौटकर भारत के उपराष्ट्रपति बने। सितंबर 1957 डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनते ही इन्होंने 3 देशों की यात्राएं की। इसमें सबसे अहम यात्रा थी चीन की यात्रा। चीन की यात्रा अहम इसलिए थी क्योंकि उस समय चीन और भारत के सीमा विवाद बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को माओ सेतुंग से मिलना था। ये वही माओ सेतुंग है जिनका कथन सत्ता की गलियारों में बहुत ही प्रसिद्ध है। माओ सेतुंग का मानना था कि सत्ता जो है वो बंदूक की नाल से निकलती है। माओ सेतुंग और डॉक्टर राधाकृष्णन का मिलने का वक्त रात को तय किया गया था।
रात को मिलने का वक्त तय करने के पीछे का कारण कोई डिप्लोमेटिक डिनर नहीं था, बल्कि माओ सेतुंग का जो वक्त था वो रात के समय ही शुरू होता था। डॉक्टर राधाकृष्णन जब चीन पहुँचे तब माओ सेतुंग अपने मेहमान का इंतजार अपने घर पर कर रहे थे। माओ सेतुंग और राधाकृष्णन की मुलाकात जब हुई, दोनों नेता आपस में गर्मजोशी से मिले। इतने में डॉक्टर राधाकृष्णन ने माओ सेतुंग के गाल थपथपा दिए। माओ सेतुंग अवाक, सुरक्षा अधिकारी सारे अवाक। इतने में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने दार्शनिक अंदाज में कहा, देखिए मैं स्टालिन के साथ काम कर चुका हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन जिस स्टालिन का उदाहरण माओ को दे रहे थे, उसका भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के सदस्य थे और जब संविधान पूर्ण होने को था, संविधान पूरा होने को था, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जहन में गुट निरपेक्षता आंदोलन को लेकर नींव पड़ चुकी थी। और ऐसे में ज़रूरी था, जब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, इन दोनों ध्रुवों को बांटने के लिए, इन दोनों ध्रुवों को साधने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को सोवियत संघ का राजदूत बनाकर भेजा जाए। 12 जून 1949 को डॉक्टर राधाकृष्णन ने सोवियत संघ के राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने इसके लिए संविधान सभा से अपना इस्तीफा भी दे दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन को सोवियत संघ का राजदूत बनाकर भेजना, नेहरू के इस फैसले की कई आलोचना भी हुई। नेहरू के इस फैसले की आलोचना की गई। लोगों का कहना था कि किसी एक कम्युनिस्ट देश में किसी हिंदू दार्शनिक को भेजने के पीछे का क्या औचित्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन को भी इसका औचित्य समझ में नहीं आया। 14 जनवरी 1950 मॉस्को अपनी बदनाम ठंड के साथ जी रहा था, तभी राधाकृष्णन को स्टालिन की ओर से मिलने का न्योता मिलता है। स्टालिन को पता था कि दार्शनिक जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मिलने का वक्त रात को 9 बजे रखा गया था। स्टालिन बाकी देशों के राज नायकों को मिलने का वक्त जो है वो रात को 12 बजे से पहले देते नहीं थे। इस मुलाकात का ब्यौरा के सच्चिदानंद की किताब राधाकृष्णन लाइफ एंड आइडियाज़ में मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार डॉक्टर राधाकृष्णन कैमलिन पहुंचे और भूल भुलैया के रास्ते होते हुए स्टालिन के ऑफिस पहुंचे। और स्टालिन के ऑफिस पहुंचते ही बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने सीधा प्रश्न स्टालिन से कर डाला। राधाकृष्णन ने पूछा, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? स्टालिन ने कहा, क्या मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, आप और हम मिल तो रहे हैं। बाद में राधाकृष्णन ने इस मुलाकात का ब्यौरा अपने साथियों को बताया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को लगता है कि स्टालिन सख्त है। मैं जब उनसे बतिया रहा था तब मैंने उनके सिर के बाल सहला दिए। हालांकि इस बात का आधिकारिक ब्यौरा है, उसमें कुछ और ही दर्ज है। उसमें दर्ज है कि किस तरीके से डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन के जीवन के उतार चढ़ावों को भारतीय सम्राट अशोक के उद्धरण से उन्हें समझाया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ एक सम्राट हुआ करता था। उसने कलिंग पर हमला बोला और जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद उसे समझ में आया कि जंग दरअसल इंसानी जान को जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। बाद में वह सन्यासी बन गया। आपने भी ताकत के बल पर, ताकत के जरिए सत्ता हासिल की है। कौन जानता है आपके साथ ही ऐसा हो। डॉक्टर राधाकृष्णन स्टालिन के साथ जंग की बात कर रहे थे। कौन जानता था कि जब वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे तब भारत को पहले चीन और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। एक और लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी। वो लड़ाई थी राष्ट्रपति के नामांकन की लड़ाई। डॉक्टर राधाकृष्णन का सफ़र बतौर राष्ट्रपति के रूप में कैसा रहा, इसके बारे में हम अब अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।